बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक रिलेटेड है केमिकल शिफ्ट से। केमिकल शिफ्ट से पहले मैं आपको जो एनएमआर का स्पेक्ट्रम है उसके बारे में अगेन बता दूं कि स्पेक्ट्रम में हम एब्जॉर्बेंस के अगेंस्ट लेते हैं एक्स एक्सिस पे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। याद रखें, जब हम एनएमआर स्पेक्ट्रम जो मोस्टली यूज करते हैं उसमें मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं और जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है उसको कांस्टेंट रखते हैं। आमतौर पे वो 60 मेगाहर्ट्ज या 100 मेगाहर्ट्ज पे उस रेडियो फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा जाता है। और जो स्पेक्ट्रम बनता है वो एब्जॉर्बेंस की कितनी जो एब्जॉर्बेंस हुई है फोटॉन्स की, वो एब्जॉर्बेंस अगेंस्ट होती है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का एक्चुअली इशू ये है कि जो पीक्स हमारे पास हासिल होती हैं, यहाँ तो मैंने 2 पीक्स बनाई हुई हैं, सपोज ये पीक्स हम बना लेते हैं। जो पीक्स हमारे पास हासिल होती हैं उनमें एब्जॉर्बेंस किस मैग्नेटिक फील्ड पे हुई है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड की एब्जॉर्बेंस की जो पोजीशंस हैं, यानी आप यूं कह लें कि जो पीक्स हैं वो बड़ी क्लोज आती हैं। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज बहुत करीब आती हैं। इस वजह से एक पीक को दूसरे पीक से डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता। यानी दोनों जो पीक की जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो फिर सही तरह एग्जैक्टली मेजर नहीं होती। तो फिर हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की बजाय हम यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी, जिसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्स एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी हम यूज करते हैं न्यू, और ये ली जाती है हर्ट्ज में, मेगाहर्ट्ज में नहीं, हर्ट्ज में। और मैग्नेटिक फील्ड को फ्रीक्वेंसी में चेंज करने का क्या तरीकाकार है कि 1 गाज मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है। 1 गाज जो है 4260 हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी है उसकी इक्वल होती है। तो इस तरह हम जो स्पेक्ट्रम मीटर है हमारा, वो स्पेक्ट्रम बनाने के लिए क्या करता है, वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को ऑटोमेटिकली चेंज कर लेता है फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज में। तो ये फिर हमारी जो पीक्स आती हैं इनकी जो पोजीशन है, यानी यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी या यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, ये पोजीशन पर हम किस जो एब्जॉर्प्शन की पोजीशन है वो हम किस चीज में फिर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी में लेते हैं। फ्रीक्वेंसी में थोड़ा डिफरेंस करना आसान होता है, थोड़ी दूर जो है वो वैल्यूज का डिफरेंस ज्यादा आता है बनिस्बत गाज के। ये ऐसे ही आप समझ लें जैसे आपके पास एक चीज है वो 1 मन में है यानी 40 किलो, और दूसरी चीज जो है वो 1.5 मन में है। तो अगर हम 1.5 मन में कितने किलो आएंगे, 1.5 मन में किलो आएंगे 60। तो अगर हम मन यूनिट लेते हैं तो फिर इन दोनों में 0.5 का डिफरेंस है। 1 और 1.5 में कितने का डिफरेंस है, 0.5 का। लेकिन अगर आप किलो में लेते हैं तो 1 मन 40 किलो, 1.5 मन 60 किलो, किलो में कितना डिफरेंस आ रहा है, 20 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ क्लियर है, दोनों को डिफरेंशिएट करना ज्यादा आसान है। इसी तरह हम क्या करते हैं, बड़ी यूनिट मैग्नेटिक फील्ड गाज की बजाय हम फ्रीक्वेंसी जो है वो उसकी यूनिट हर्ट्ज इस्तेमाल करते हैं, ताकि पीक्स में जो डिस्टेंस है वो अच्छी तरह में क्लियर पता चल सके। अब हम आते हैं केमिकल शिफ्ट पे। हम जब एनएमआर स्पेक्ट्रम लेते हैं तो सैंपल को सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया होता है, उसके अलावा हम एक स्टैंडर्ड भी इस्तेमाल करते हैं। वो स्टैंडर्ड जो है उसकी पीक जहां पर आती है, इसकी पोजीशन को हम क्या कहते हैं, ये है हमारी रेफरेंस स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन पोजीशन। यानी यहाँ पर जो भी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी वो हमारी रेफरेंस स्टैंडर्ड जो हमारा होगा उसकी एब्जॉर्प्शन की ये वैल्यू है। और इसके लिहाज से जो हमारे सैंपल में हाइड्रोजन मौजूद है, जो हमारे सैंपल में प्रोटॉन मौजूद है, उसकी पीक कहां पर आई है, जहां पर भी उसकी पीक आई है ये भी किसी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू में होगी। तो इन दोनों पीक्स में जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड केमिकल शिफ्ट। दोबारा सुन लो, रेफरेंस स्टैंडर्ड की एब्जॉर्प्शन पोजीशन जहां पर मौजूद है और किसी एक प्रोटॉन, किसी एक हाइड्रोजन की जो सैंपल में मौजूद है, जो सैंपल में हाइड्रोजन मौजूद है,
उसकी जो पीक आई है, उस पीक का इस रेफरेंस की पीक से जो डिफरेंस आ रहा है, कितने भी जो डिफरेंस आ रहा है फ्रीक्वेंसी का, दैट इज कॉल्ड केमिकल शिफ्ट। अब सवाल पैदा होता है कि हम रेफरेंस स्टैंडर्ड क्यों यूज करते हैं? आईआर में नहीं यूज किया गया, यूवी विजिबल में रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज नहीं किया गया, तो फिर एनएमआर में रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज क्यों किया जाता है? एक्चुअली रेफरेंस स्टैंडर्ड हम यूज करते हैं ताकि जो पीक्स की जो पोजीशन है ये हमें एक्यूरेटली पता चल सके कि इसकी पोजीशन की किस पॉइंट पर ये पोजीशन मौजूद है। तो इस पोजीशन की एक्यूरेसी के लिए ही हमने मैग्नेटिक फील्ड के बजाय फ्रीक्वेंसी में इसको लिया था। लेकिन फ्रीक्वेंसी में भी जो ये वैल्यूज हैं ये ज्यादा क्लियर नहीं होती। जितनी क्लियर ये वैल्यूज होती हैं हम क्या करते हैं, मोर क्लियर वैल्यूज के लिए फिर क्या करते हैं, एक रेफरेंस स्टैंडर्ड इस्तेमाल करते हैं और उसके लिहाज से जो हमारी पीक होती है इसका जो डिस्टेंस है ये मेजर करते हैं, तो ये हमारी केमिकल शिफ्ट होती है। अब रेफरेंस स्टैंडर्ड जो है वो जो हम इस्तेमाल करते हैं वो इंटरनल भी हो सकता है, वो एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल से क्या मुराद है कि जो आपकी सैंपल ट्यूब है, इस सैंपल ट्यूब में हमने सैंपल रखा हुआ है सोल्यूशन के अंदर, इसी के अंदर आप रेफरेंस स्टैंडर्ड भी डाल दो तो वो भी इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। ये होता है इंटरनल का, कि इंटरनल जो रेफरेंस स्टैंडर्ड वो हम इस तरह लेते हैं कि सैंपल ट्यूब के अंदर ही रेफरेंस स्टैंडर्ड भी हमारा हल कर देते हैं। और दूसरा है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल स्टैंडर्ड क्या होता है कि रेफरेंस बीम ट्यूब जो है आपकी, ये रेफरेंस जो सैंपल ट्यूब है, सॉरी सैंपल ट्यूब में एक अलग से कैपिलरी ट्यूब डालनी है, बारीक सी कैपिलरी ट्यूब, और ये कैपिलरी ट्यूब होनी चाहिए कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक से मुराद है कि इसका डायमीटर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, यानी ये जो बोर्ड का पॉइंटर है ये आप देखें ऊपर से बारीक है, नीचे से चौड़ा है, तो ये कंसेंट्रिक नहीं। कंसेंट्रिक कहते हैं कि इसकी जो चौड़ाई है वो पूरी की पूरी सेम हो। तो कंसेंट्रिक कैपिलरी ट्यूब, ये बारीक सी ट्यूब है, इसके अंदर फिर हमने डाल देना है रेफरेंस स्टैंडर्ड, ये अंदर होना। तो इसे कहते हैं एक्सटर्नल रेफरेंस स्टैंडर्ड। रेफरेंस स्टैंडर्ड को यूज करने के दो तरीके हैं, या तो सैंपल ट्यूब में सैंपल के अंदर ही इसको हल कर दो, या फिर ये कि डालना सैंपल ट्यूब में ही है लेकिन अलग से, थोड़ा अलग से रख लो, ट्यूब के अंदर ही एक कैपिलरी ट्यूब में इस रेफरेंस स्टैंडर्ड को डालो। ये तरीका है एक्सटर्नल। ज्यादातर जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है, रिलायबल तरीका है, वो इंटरनल रेफरेंस स्टैंडर्ड का तरीका कार है। इसका फायदा ये होता है कि रेफरेंस स्टैंडर्ड अच्छी तरह सैंपल के सॉल्यूशन में मिक्स होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड सैंपल को भी उतनी लगती है और रेफरेंस स्टैंडर्ड को भी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अप्लाई होती है। मोस्टली जो रेफरेंस स्टैंडर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो स्टैंडर्ड होता है हमारा टेट्रामिथाइल सीलेन, यानी CH3, मिथाइल ग्रुप 4 है, साथ में सिलिकॉन। इसको सिंपली यूं लिखा जाता है TMS, टेट्रामिथाइल सिलिकॉन। ये हमारा स्टैंडर्ड रेफरेंस स्टैंडर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है TMS। यही क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि ये जो गुड स्टैंडर्ड का क्राइटेरिया उसके ऊपर ये अच्छी तरह पूरा उतरता है। तो बाज़ औक़ात क्वेश्चन भी आ जाता है कि अच्छे स्टैंडर्ड के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, तो वो क्राइटेरिया हम देखते हैं कि जो रेफरेंस स्टैंडर्ड है हमारा वो केमिकली इनर्ट होना चाहिए। ये इसकी पहली खूबी है। केमिकली इनर्ट से मुराद है कि दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या जिस सोल्यूशन में आपने डाला है उसके सॉल्वेंट के साथ या उसके सैंपल के साथ ये रिएक्शन ना करे। दूसरी, मिसिबल होना चाहिए। मिसिबल से मुराद है कि सैंपल जो जिस सोल्यूशन के अंदर मिक्स है उसमें ये भी अच्छी तरह मिक्स हो जाए, आराम से इजीली सॉल्यूशंस के अंदर मिक्स हो सकता हो, इसलिए हम मिसिबल जो है वो यूज करते हैं। तीसरा, लो बॉइलिंग पॉइंट। हमारा जो रेफरेंस स्टैंडर्ड इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होना चाहिए। जो TMS है इसका बॉइलिंग पॉइंट 27 है। बॉइलिंग पॉइंट क्यों लो होना चाहिए कि हम जब सॉल्यूशन में से रेफरेंस स्टैंडर्ड निकालना चाहें तो हम इजीली इसको थोड़ा सा भी हीट करें तो इसके वेपर्स जो हैं वो जल्दी निकल जाएंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होना चाहिए ताकि इसके वेपर्स जल्दी निकल जाएं थोड़ा सा हीट करने पे भी। चौथी बात जो है वो ऑल प्रोटॉन्स आर मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट।
तमाम के तमाम प्रोटॉन्स मैग्नेटिकली बराबर होते हैं। क्या मतलब इस बात, चेक करें आप, ये मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया, आप देखें ये 3 हाइड्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन, इन ये सब के सब हाइड्रोजन का एटमॉस्फेयर एक जैसा है, सब के सब इन्वायरमेंट, सॉरी इनका इन्वायरमेंट एक जैसा है। वो कैसे, क्या जिस मर्जी हाइड्रोजन को ले लें वो कार्बन से अटैच है, और ये हाइड्रोजन भी कार्बन से अटैच है, ये कार्बन आगे सिलिकॉन से अटैच है, ये हाइड्रोजन भी कार्बन से अटैच है, ये आगे सिलिकॉन से अटैच है। तो 12 के 12 हाइड्रोजन एटम्स का जो इन्वायरमेंट है वो सेम है, यानी उनके साथ जो दूसरे एटम्स हैं वो सब हाइड्रोजन के केस में एक जैसे हैं, और इसलिए हम कहते हैं कि ये तमाम के तमाम प्रोटॉन्स मैग्नेटिकली बराबर है, मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट हैं। यानी कि इन प्रोटॉन्स के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनेगा, उस क्लाउड की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, जो हमने पीछे जिक्र किया इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, जिसको मैंने डॉटेड लाइन से जाहिर किया था, वो सबकी सेम होगी, किसी की भी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड में कोई फर्क नहीं होगा। ये 4 बात होंगी। 5वीं बात जो है हमारी, 5वीं बात वो ये है कि सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.8 होती है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है। ये भी वही, ये भी वही है, ये भी वही। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा कार्बन की है, इसलिए कार्बन की तरफ जो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा मूव करेंगे। यानी सिलिकॉन जो है ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा कार्बन्स को, तो कार्बन्स पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। तो कार्बन्स जवाब में इलेक्ट्रॉन्स आगे देंगे, ये इंडक्टिव फैक्ट हमने पीछे पढ़ा हुआ है। कार्बन्स आगे ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेंगे हाइड्रोजन्स को, तो इस तरह हाइड्रोजन्स पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। जब हाइड्रोजन्स पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो पिछला टॉपिक आप ज़हन में रखें, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो क्या होगा, फिर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी ज्यादा होगी। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी तो वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को कम करेगी, तो हमें फिर ज्यादा मैग्नेटिक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है, उसकी स्पिन फ्लिपिंग के लिए, यानी न्यूक्लियस को लो स्पिन से हाई स्पिन में जाने के लिए उसको अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी जो ऑपोजिट इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो ज्यादा है, तो हमें नीचे से भी ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी ताकि उसकी स्पिन फ्लिपिंग हो। तो इस वजह से इसके जो प्रोटॉन है, ये 12 प्रोटॉन ये हाई मैग्नेटिक फील्ड में एब्जॉर्बेंस देते हैं। तो ये देखें, ये हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा कि जो राइट साइड पर पीक्स आती हैं इन्हें कहते हैं अप फील्ड। तो ये जो हमारा स्टैंडर्ड है इसकी एब्जॉर्प्शन अप फील्ड में आएगी। अब हम अगली व्हाइट बोर्ड स्क्रीन की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, लेट्स सी व्हाट इज द डेल्टा वैल्यू। डेल्टा वैल्यू एक्चुअली केमिकल शिफ्ट की ही एक वैल्यू है। केमिकल शिफ्ट के बारे में आपने पीछे पढ़ा कि क्या है, कि जो हमारा रेफरेंस स्टैंडर्ड है और कोई भी एक जो उसकी पीक या उसकी एब्जॉर्प्शन पोजीशन जहाँ पर है, और फिर एक हाइड्रोजन जो किसी भी सैंपल का हो सकता है, सैंपल में मौजूद था, सपोज मिथाइल अल्कोहल आप ले लें, या ये आपके सामने मैंने एक कंपाउंड रखा है, तो इसमें ये हाइड्रोजन हो सकते हैं या ये हाइड्रोजन हो सकते हैं, कोई भी हाइड्रोजन, इनकी जहां पर पीक आई है उसकी पोजीशन, दोनों रेफरेंस की और इस हाइड्रोजन की जो एब्जॉर्प्शन की पोजीशन है, दोनों में जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड केमिकल शिफ्ट। वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि वो डिफरेंस हम आमतौर पर फ्रीक्वेंसी में लेते हैं, वो डिफरेंस हम मैग्नेटिक फील्ड में नहीं लेते, आमतौर पर फ्रीक्वेंसी में लेते हैं। और चेंज करने का मैंने आपको तरीका बताया कि 1 गाज मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू होती है 4260 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के। इस तरह हम मैग्नेटिक फील्ड को स्पेक्ट्रोमीटर खुद ब खुद ही फ्रीक्वेंसी की वैल्यू में चेंज कर देता है। तो अब डेल्टा वैल्यू यहाँ पर क्या है, ये भी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू का एक दूसरा तरीका है। एक तो तरीका ये है कि आप केमिकल शिफ्ट की वैल्यू लो फ्रीक्वेंसी में, दूसरा तरीका है कि आप केमिकल शिफ्ट की वैल्यू लो डेल्टा में। डेल्टा की यूनिट जो इस्तेमाल होती है पार्ट्स पर मिलियन।
और इसकी डेफिनेशन बुक पर मौजूद नहीं है इस तरह जिस तरह मैंने यहाँ लिखी है, तो आपने यही डेफिनेशन जो है वो कोट कर लेनी है, इसको नोट कर लेना है और यही डेफिनेशन आपने लिखनी है। तो डेल्टा वैल्यू में जो इम्पोर्टेंट बात है वो यही है, ठीक है। एक्सप्लेन बुक पे बहुत किया है, उसको आप पढ़ जरूर लेना, मैं उसका कुछ जिक्र भी कर दूंगा, लेकिन जो याद करने की चीज है वो ये है, इसकी डेफिनेशन है और साथ में ये इक्वेशन है। अब ये डेल्टा वैल्यू हम लेते कैसे हैं, आप देखें ये रेफरेंस स्टैंडर्ड की फ्रीक्वेंसी है टीएमएस, और इसका डिस्टेंस हमने लिया हुआ है हाइड्रोजन की फ्रीक्वेंसी से, यानी दोनों की जो डिफरेंस है वो हमने निकाला हुआ है। तो ये वही बात होगी जो मैं आपको बता रहा था कि ये क्या है, ये है जी केमिकल शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी, ये वाली, यानी आपका रेफरेंस स्टैंडर्ड की पोजीशन माइनस आपने कर दी हाइड्रोजन की पोजीशन, तो फिर ये इन दोनों के डिफरेंस से क्या है आपके पास, जो इन दोनों में डिस्टेंस होगा। सपोज टीएमएस, मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ कि आपका जो टीएमएस है, सपोज ये इसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है 600, जो आपका एच है इसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है 300, तो फिर दोनों में डिफरेंस कितना होगा, 300 का डिफरेंस होगा। तो यहाँ डिफरेंस आएगा, यानी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू फ्रीक्वेंसी में, तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू फ्रीक्वेंसी में ऊपर आनी है। नीचे न्यू नॉट क्या है, ये ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, यानी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जिस फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट हो रहा है, जिस फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है, वो आमतौर पे ली जाती है 60 मेगाहर्ट्ज या 100 मेगाहर्ट्ज, तो वो हमने नीचे लेनी है। अगर आप ये वैल्यू मेगाहर्ट्ज में लेते हैं, जैसे बुक में मेगाहर्ट्ज में लेते हैं, तो फिर 10⁻⁶ लगाने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आप मेगाहर्ट्ज में नहीं लेते, सिर्फ हर्ट्ज में लेते हैं, फिर आपको यहाँ 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बुक में ये एरर मौजूद है कि बुक में इधर मेगाहर्ट्ज में लिखा हुआ है, उधर 10⁻⁶ पे लिखा हुआ है। याद रखें इन दोनों में से कोई एक चीज लिखनी है। अगर आपने इधर मेगा नहीं लिखना तो फिर इधर 10⁻⁶ लिखो, और अगर आपने इधर मेगा लिखना है तो फिर इधर 10⁻⁶ लगाने की जरूरत नहीं है। ये हमारा हो गया डेल्टा वैल्यू। सिंपल है कि केमिकल शिफ्ट की वैल्यू जो फ्रीक्वेंसी में है उसको आपने डिवाइड कर देना है किससे, ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर से, मेगाहर्ट्ज होनी चाहिए। और एक एग्जांपल यहाँ पर कोट की गई है, ये कंपाउंड है 1,2,2 ट्राइक्लोरोप्रोपेन। इसमें आप देखें दो तरह के हाइड्रोजन्स हैं, एक ये हाइड्रोजन्स है, इन्हें कहते हैं मिथाइलिन हाइड्रोजन CH2। इन दोनों हाइड्रोजन्स का एनवायरनमेंट सेम है कि ये दोनों जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन इस तरफ क्लोरीन से अटैच है, इस तरफ कार्बन से अटैच है, और ये कार्बन में जो क्लोरीन है वो भी दोनों सेम है। इन तीनों जो हाइड्रोजन्स हैं इनका एनवायरनमेंट आपस में एक जैसा है। वो किस तरह कि ये तीनों एक ही कार्बन से अटैच है, और ये कार्बन आगे जिस कार्बन से अटैच है वो दो क्लोरीन से अटैच है, यानी इन तीनों का एनवायरनमेंट सेम है और इन दोनों का एनवायरनमेंट सेम है। इन दोनों का एनवायरनमेंट उस जैसा नहीं है, ठीक है। ये दोनों हाइड्रोजन डिफरेंट है, वो हाइड्रोजन डिफरेंट है। तो अगर हम इस कंपाउंड की NMR लेते हैं, NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से इसका स्पेक्ट्रम हासिल करते हैं, तो हमें जो CH2 वाले हाइड्रोजन्स हैं, CH2 वाले हाइड्रोजन्स, इनकी पीक हमें इतनी फ्रीक्वेंसी पे मिलती है 240 पे, ठीक है। और जो रेफरेंस स्टैंडर्ड की फ्रीक्वेंसी है, यानी ये होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइड्रोजन 240, और माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ रेफरेंस स्टैंडर्ड TMS, ये हमने फर्जी तौर पे ली हुई है 0। इसको आर्बिट्रेरीली फर्जी तौर पे 0 काउंट किया जाता है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर खुद ही इसको काउंट कर लेता है 0। नीचे है ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी, ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी है 60 मेगाहर्ट्ज, तो मेगा की जगह मैंने लिखा है 10⁻⁶, 60 मेगा 10⁻⁶, और मल्टीप्लाई 10⁻⁶। तो ये पूरी हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये आंसर हमारे पास आता है 4 पार्ट्स पर मिलियन, 4 पार्ट्स पर मिलियन। ये कब आता है, जब आपका स्पेक्ट्रोमीटर कौन सी रेडियो फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहा है, 60 मेगाहर्ट्ज पे। अगर आपने इसी कंपाउंड का एक और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से स्पेक्ट्रम लिया और वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किस पर ऑपरेट कर रहा है,
100 मेगाहर्ट्ज पे, एक 60 पे था, एक 100, ये दूसरा लिया हमने। तो फिर ये जो CH2 है इनकी फ्रीक्वेंसी 240 पे नहीं आती बल्कि 400 पे आती है। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि अगर आप डिफरेंट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इस्तेमाल करते हैं जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर हो, तो फिर एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी हाइड्रोजन की डिफरेंट आती है। 60 मेगाहर्ट्ज वाले स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे 240, 100 मेगाहर्ट्ज वाले स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे 400 उसकी पोजीशन आती है। लेकिन रेफरेंस स्टैंडर्ड 0 ही है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इसकी 100 है तो 100 नीचे लिखेंगे और मेगा की जगह 10⁻⁶, और इधर भी 10⁻⁶, बिल्कुल इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैंने ये जो है वो लिखा हुआ है। तो इसका आंसर निकालेंगे तो वो भी आ रहा है 4 ppm। ये बात बच्चों काबिल नोट है, याद रखें कि बेशक हमने दोनों स्पेक्ट्रोमीटर्स डिफरेंट इस्तेमाल किए, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स, एक 60 वाला और एक 100 वाला, और एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी इन हाइड्रोजन्स की CH2 की वो दोनों पे डिफरेंट आई, एक पे 240 और एक पे 400, लेकिन अगर आप डेल्टा वैल्यू दोनों की निकालें तो वो सेम निकलती है। इसलिए डेल्टा वैल्यू की इंपॉर्टेंस है और ये ज्यादातर इस्तेमाल की जाती है। और आगे बुक में CH3 मिथाइल की भी फ्रीक्वेंसीज दी हुई है, तो आप वो खुद ब खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, तरीकाकार मैंने आपको बता दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह।